हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन दोनों टर्म्स के बीच पाए जाने वाले अंतर को समझा हमने। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों की, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। जो आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया किसी एक घटक का परिणाम नहीं होती बल्कि बहुत सारे घटकों की अंतर्क्रिया का सामूहिक परिणाम होती है। या हम कहें कि आर्थिक विकास बहुत सारे निर्धारक तत्वों पर निर्भर करता है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं, या हम कहें विकास की जो नींव है वास्तव में इन्हीं तत्वों पर ही रखी जाती है। इन तत्वों को प्राथमिक तत्व या प्राइमरी फैक्टर्स कहा जाता है। और जब एक बार विकास प्रक्रिया आरंभ हो जाए तो आर्थिक विकास के क्रम को चालू रखने के लिए जो फैक्टर्स या जिम्मेवार होते हैं उन्हें गौण तत्व या सहायक तत्व कहा जाता है। प्राथमिक तत्व, प्राइमरी फैक्टर्स विकास की आधारशिला है, जबकि सेकेंडरी या अनुपूरक तत्व जो हैं वो आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं और उसे बनाए रखने में सहायक होते हैं। प्राथमिक तत्वों में हम जनरली ले लेते हैं प्राकृतिक संसाधन, किसी भी देश के नेचुरल रिसोर्सेज जिसे बोलते हैं, मानवीय संसाधन हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज, या वहाँ के संस्थागत सामाजिक तत्व। और इसी के साथ साथ सहायक तत्वों में हम लेते हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की दर कितनी है, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट कितनी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को बहुत सारे फैक्टर डिटरमिन करते हैं और उन तत्वों को हम दो भागों में बेसिकली बांट लेते हैं। एक है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स या आर्थिक निर्धारक और दूसरे हैं नॉन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट या गैर आर्थिक निर्धारक। तो सबसे पहले हम आर्थिक निर्धारकों की बात करेंगे, इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की। प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? प्रकृति की तरफ से जो निःशुल्क या फ्री गिफ्ट मिलती हैं किसी भी देश को, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें आ जाती है किसी भी देश की भूमि, लैंड, खनिज पदार्थ, वहाँ का जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल संपदा जिसको बोलते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संपदा, वहाँ का क्लाइमेट, जलवायु, समुद्री संसाधन क्या हैं, वर्षा का लेवल क्या है, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास में इन साधनों का डायरेक्ट महत्व है, प्रत्यक्ष महत्व है। जितने अधिक एक देश के पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होंगे उस देश का विकास उतना ही तेज गति से होगा। और अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, तो आर्थिक विकास की तीव्र गति को प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या हम कहें कि आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधन के भंडारों के बीच एक डायरेक्ट कोरिलेशन है, एक प्रत्यक्ष सहसंबंध है। अगर मान लीजिए उपजाऊ भूमि नहीं होगी या जल या वाटर का अभाव होगा, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो जो हमारी एग्रीकल्चर है वो कृषि का विकास नहीं हो पाएगा। खनिज पदार्थ जैसे लोहा, कोयला या और कोई अन्य खनिज पदार्थ अगर वो नहीं है प्रॉपर हमारे पास, तो तीव्र जो हमारा औद्योगिकरण है, जो हमारा फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का सपना है, वो भी अधूरा रह सकता है। इसी तरह से अगर जलवायु या भौगोलिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं किसी देश की, तो वो भी आर्थिक क्रियाओं के विस्तार में बाधा उत्पन्न करती हैं। परंतु ये इसका मतलब ये नहीं कि प्राकृतिक संसाधन ही सब कुछ हैं। प्राकृतिक संसाधन तो जनरली सीमित ही होते हैं, लेकिन उन साधनों का सही तरीके से प्रयोग भी मायने रखता है। जैसे हम उदाहरण लें कि भारत है, अफ्रीका है, इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की तो बहुत ज़्यादा अधिकता है, प्रचुरता है, लेकिन फिर भी इनका विकास उतना तेज़ी से नहीं हो पाया जितना कि विकसित देशों का हुआ है। तो जो हम दूसरे विकसित देशों का उदाहरण लें, जापान है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, इनमें नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन फिर भी ये देश विकसित देशों में आते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन होना ज़रूरी है, लेकिन ये तब तक निष्क्रिय है जब तक इनका सही तरीके से प्रयोग करने वाली मानव पूंजी उपलब्ध नहीं होगी। और इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी वहाँ की मानव पूंजी अच्छी है, जिससे जो उन साधनों का सही तरीके से प्रयोग कर पाते हैं, जिससे वो देश विकसित देशों की कैटेगरी में आए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का होना ही सफिशिएंट नहीं है, उसकी अधिकता ही पर्याप्त नहीं है, उनका सही तरीके से विदोहन, उनका सही तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, उसका यूज़ करना भी ज़रूरी है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की या मानवीय संसाधनों की। मानवीय संसाधन भी किसी भी देश के आर्थिक विकास का काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक्टिव फैक्टर है, सक्रिय साधन है। मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आती है किसी भी देश की पॉपुलेशन का साइज़ और उनकी क्वालिटी, दोनों की जनसंख्या का आकार और उनके गुण दोनों शामिल होते हैं मानवीय संसाधनों में। किसी भी देश के जो लोग हैं उस केवल सिर्फ लोगों का ही इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी जनसंख्या का ज़्यादा होना ही नहीं ज़रूरी, बल्कि उनको उसमें ये भी देखा जाता है कि वहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, शिक्षित कितने हैं, कितने ड्यूटी के प्रति सिंसियर हैं, कर्तव्यपरायण कितने हैं, कितना शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, तभी वो एक अच्छी मानव पूंजी बनते हैं। इस बारे में, इस संदर्भ में मैं एक प्रोफेसर विपिल का कथन कोट करना चाहूँगी कि किसी भी देश की जो वास्तविक संपत्ति है वो उस देश की भूमि या वनों में नहीं, भूमि या पानी में नहीं, वनों या खानों में नहीं, पक्षियों या पशुओं के झुंडों में नहीं, और ना ही डॉलरों के ढेर में आंकी जाती है, बल्कि उस देश के स्वस्थ, संपन्न व सुखी पुरुष, स्त्रियों और बच्चों में निहित होती है वहाँ की वास्तविक संपत्ति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानवीय संसाधन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के आर्थिक विकास में। हाँ, अगर यदि किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है तो भी वो देश अपने कुशल मानवीय संसाधन, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल बोल देते हैं, मानवीय पूंजी बोल देते हैं, उसका प्रयोग करके उस कमी को दूर करके अपने आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में भी एग्जांपल लिया, अब भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे जापान है, उसमें लोहे की खानें नहीं हैं। इसी तरह स्वीडन है, उसमें भी काफ़ी जो खनिज पदार्थ काफ़ी कम हैं। स्विट्ज़रलैंड भी काफ़ी पथरीला क्षेत्र है, परंतु फिर भी इन देशों में जो मानवीय संसाधन हैं, इन देशों ने अपने मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करके अपने जो विकसित देशों की कैटेगरी में ये शामिल हो गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन की कमी होने के बावजूद भी वहाँ की अगर मानव पूंजी अच्छी है तो भी वो देश विकास की तेज गति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसोर्सेज या पूंजीगत संसाधनों की, या हम पूंजी निर्माण की बात भी कर लें कि पूंजी निर्माण या कैपिटल रिसोर्सेज या पूंजीगत संसाधनों का भी किसी भी देश की आर्थिक प्रक्रिया में काफ़ी महत्व होता है। जितनी ज़्यादा पूंजी निर्माण ज़्यादा होगा किसी भी देश में, पूंजी निर्माण की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। या हम कहें कि अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी में जो पूंजी निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, एक पेट्रोल का काम करता है। कैपिटल फॉर्मेशन जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, कुंजी है। पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि किसी भी देश में जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, कैपिटल गुड्स हैं, उसमें इन्वेस्ट करना और उसके स्टॉक में लगातार वृद्धि करना। पूंजी निर्माण में हम जैसे इसमें हम जनरली ले लेते हैं पूंजीगत वस्तुओं में कि किसी भी देश में जो भवन हैं, बिल्डिंग्स इसको बोल देते हैं, कल कारखाने, मशीन, यंत्र उपकरण, बांध हो गए, नहरें हो गई, रेलें, सड़कें, कच्चा माल, ईंधन, ये सारा जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से बनाते हैं, ये सब पूंजीगत संसाधनों में आते हैं। किसी भी देश के पास ये संसाधन जितने ज़्यादा होंगे, अन्य बातें समान रहने पर उस देश का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। आज जो देश विकसित कहे जा रहे हैं, उन देशों के आर्थिक विकास का कारण भी उनकी उच्च पूंजी निर्माण की दर है, और जो आज अलग विकसित देश हैं उनके पिछड़े होने का कारण उनमें पूंजी निर्माण की निम्न दर या कम दर का पाया जाना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहें, जिस देश में पूंजी निर्माण की दर जितनी अधिक होगी उस देश का उतना ही तेज गति से विकास होगा।